लार्सन एंड टूब्रो देश की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी में से एक है। हर साल 5000 लेन किलोमीटर से ज्यादा के हाईवेज और सैकड़ों किलोमीटर के रेल प्रोजेक्ट्स बनाने का काम करते हैं। ये कंस्ट्रक्शन के अलावा इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल सर्विसेज में भी ये इन्वॉल्व हैं। मगर कंस्ट्रक्शन सबसे बड़ा पार्ट है इनके बिजनेस का। L&T के फाउंडर्स इंडियंस नहीं बल्कि 2 डेनिश इंजीनियर्स हैं, हेनिंग हॉल क्लार्सन और सोरेन क्रिश्चियन टूब्रो। इन्होंने डेनमार्क छोड़कर अपनी कंपनी को इंडिया में क्यों स्टार्ट किया, इसकी स्टोरी भी काफी इंटरेस्टिंग है। आज से 89 ईयर्स पहले 1934 में सिविल इंजीनियर सोरेन क्रिश्चियन टूब्रो इंडिया आए पहली बार FL स्मिथ एंड कंपनी के एम्प्लॉय के रूप में। ये कंपनी 1882 में स्टैब्लिश हुई थी कोपेनहेगन में, जिसका काम था ब्रिक और टाइल इंडस्ट्री के लिए मशीन्स बनाने का। अर्ली 1900s में एक्सपैंड करने के लिए इन्होंने वर्ल्ड के कई सिटीज में ऑफिसेज खोले। इसमें से एक ऑफिस इंडिया के मुंबई शहर में भी शामिल था। अपनी सर्विसेज बढ़ानी शुरू की और बाद में ये सीमेंट और माइनिंग इंडस्ट्री के लिए इक्विपमेंट्स और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने लग गए। काफी प्रॉफिट कमाया इससे इन्होंने। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट तब टूब्रो को दिया गया, जिसमें उन्हें कोयम्बटूर के पास मौजूद मडुकराई सीमेंट वर्क्स को सप्लाई किए गए इक्विपमेंट्स को असेंबल करके वर्केबल बनाना था। सिमिलर चीज उन्होंने रोरी सीमेंट फैक्ट्री में भी की। FL स्मिथ के अंदर एक केमिकल इंजीनियर थे, हेनिंग हॉल क्लार्सन, जो 1937 में इंडिया आए, टूब्रो के 3 साल बाद। इन्होंने अपनी पढ़ाई यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन से पूरी की थी। दोनों मुंबई ब्रांच में ही बेस थे, जहां एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। इसी दौरान उन्हें इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के बारे में पता लगा। महात्मा गांधी और दूसरे फ्रीडम फाइटर्स के आइडियाज को सुनकर उन्हें इंडिया में ग्रोथ की बड़ी अपॉर्चुनिटीज नजर आने लगी उनके लिए, जिनके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल और मैनेजमेंट स्किल्स होंगी। तभी दोनों ने 1938 में मिलकर L&T की शुरुआत की। इसका आइडिया उन्हें मुंबई के पास मौजूद हिल स्टेशन माथेरान में छुट्टियां बिताते हुए आया। लार्सन एक रिस्क टेकर थे और टूब्रो ज्यादा सेफ खेलने वाले लोगों में से थे, मगर दोनों को टाइम सही लगा इंडिया में कंपनी खोलने के लिए, और वो भी उस समय जब दूसरे यूरोपियंस देश का पोटेंशियल कम आंक रहे थे। अपना पहला ऑफिस इन्होंने मुंबई में खोला, जो इतना छोटा था कि एक समय में सिर्फ एक ही जना आ सकता था उसमें। उनका एम था हाई क्वालिटी इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन सर्विसेज प्रोवाइड करने का। स्टार्टिंग प्रोजेक्ट्स में डेनमार्क से इंपोर्ट किए जाने वाले इक्विपमेंट्स और मशीन्स को इंडियन डेयरी इंडस्ट्री में क्लाइंट्स के लिए असेंबल और मेंटेनेंस करने का काम इन्होंने किया। लेकिन कुछ समय बाद इसमें प्रॉब्लम्स आना शुरू हुई जब वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान डेनिश इंपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया देश में। जर्मनी ने डेनमार्क को इन्वेड किया था और ट्रेड लाइंस ब्लॉक कर दी गई थी। इसलिए L&T को डेयरी इक्विपमेंट इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करने का तरीका ढूंढना पड़ा। पहले तो काफी दिक्कत आई थी उन्हें, मगर बाद में ये डिसीजन काफी सक्सेसफुल रहा। वॉर टाइम में शिप रिपेयर करने की भी काफी जरूरत थी, तो उन्होंने एक और कंपनी बनाई हिल्डा लिमिटेड नाम से, और शिप्स को रिपेयर करना भी शुरू कर दिया उसी साल। 1944 में L&T ने इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ECC की भी शुरुआत की, जो कंस्ट्रक्शन का काम करने लगी। आज ये L&T के अंडर ही एक सेगमेंट है L&T कंस्ट्रक्शन के नाम से। इसके अलावा अमेरिकन अर्थ मूविंग इक्विपमेंट कंपनी कैटरपिलर ट्रैक्टर कंपनी के साथ भी डील हुई थी इनकी, जिसमें उनके सरप्लस इक्विपमेंट्स को खरीदना था बल्क में। ये मशीन्स एक्स्ट्रा बच गई थी वॉर खत्म होने पर, और L&T को अच्छे प्राइसेस में मिल रही थी। डील तो अच्छी थी, मगर L&T के पास इतने पैसे नहीं थे, तो उन्होंने इक्विटी कैपिटल रेज करने का प्लान किया। इसीलिए फरवरी 1946 में लार्सन एंड टूब्रो प्राइवेट लिमिटेड को एस्टैब्लिश किया गया। ऐसे ही अपने ऑपरेशंस एक्सपैंड करते हुए उनकी बातचीत ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर से होना शुरू हुई, जो इंडिया में अपनी मशीन्स बेचना चाह रहे थे। ये बड़ी फैक्ट्रीज में इस्तेमाल की जाने वाली मशीन्स थी, जो बिस्किट्स, ग्लास, हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स और सोप्स बना सकती थी। ये वेंचर भी सक्सेसफुल रहा उनका, और इंडिया में नई टेक्नोलॉजी आई इनकी मदद से। इंडिपेंडेंस के बाद L&T ने कैलकाटा, मैड्रास और न्यू दिल्ली में भी अपने ऑफिसेज खोले, और बॉम्बे में एक 55 एकड़ का अनडेवलप्ड लैंड एक्वायर किया पवई सबर्ब में। लार्सन और टूब्रो रुकने वालों में से तो नहीं थे, तो उन्होंने कई नए बिजनेसेस में एंट्री की और काफी डाइवर्सिफाई कर दिया अपने पोर्टफोलियो को। दिसंबर 1950 में उन्होंने अपने शेयर्स लिस्ट की IPO में, और 20 लाख रुपए रेज करने में सफल रहे। इन्फ्लेशन एडजस्ट करें तो ये अमाउंट आज होगी 19 करोड़ रुपए की। उस साल उनका टोटल सेल्स रेवेन्यू था 1.1 करोड़ रुपीस, जो कि आज के 102 करोड़ रुपए के बराबर होगा। हालांकि 1950s में भारी रेड टेप थी सारी बड़ी इंडस्ट्रीज में, मगर तब तक L&T ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश कंपनी बन चुकी थी और गवर्नमेंट के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने में भी कामयाब रही। और क्योंकि नेशन बिल्डिंग के लिए गवर्नमेंट को भी मेजर कंपनीज की जरूरत थी, तो उन्होंने L&T को अप्रोच किया। कई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स उन्हें आसानी से मिलने लगे। इंडस्ट्रियल प्लांट्स, ऑयल रिफाइनरीज, केमिकल प्लांट्स और पावर स्टेशंस, हर इंडस्ट्री में वो घुस चुके थे बहुत कम टाइम में। 1960s में L&T ने इंटरनेशनल मार्केट्स में एंटर किया, मिडल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में प्रोजेक्ट शुरू करके। इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन EPC मोड में कंपनी की एक्सपर्टीज थी, जिससे ये दुनिया भर के क्लाइंट्स के साथ कोलैबोरेशन करने में कामयाब रहे। प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी, वो भी बजट्स के अंदर रहते हुए। इसके अलावा L&T ने कई मेजर गवर्नमेंट एंटिटीज के साथ भी पार्टनरशिप की बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए, जैसे 1965 में डॉक्टर होमी भाभा के एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने इन्हें पार्टनर चुना अपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाने के लिए, जिन्हें रिसर्च पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाना था।
था। अंदर के सेंसिटिव पार्ट्स को छोड़ के आउटसाइड स्ट्रक्चर और कुछ पार्ट्स बनाए L&T ने। 70s में इसरो ने भी इन्हें अप्रोच किया चेयरमैन डॉक्टर विक्रम साराभाई के अंडर। L&T ने SLV, ASLV, PSLV और GSLV सब में काम किया है कुछ मात्रा में। आज भी वो रॉकेट केसिंग्स और हनीकॉम्ब डेक पैनल्स बनाते हैं। फिर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के साथ भी इनकी पार्टनरशिप हुई 1985 में, जिसमें इन्हें डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करने की अनुमति तो नहीं थी, मगर डिजाइन और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट कर सकते थे। डिजाइन करके वो ड्राइंग्स DRDO को सौंप देते, जिसके बाद गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर डिफेंस यूनिट या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से उसे बनवाती। कई सालों की पार्टनरशिप और पॉलिसी अपडेट होने से आज L&T कई वेपन और मिसाइल सिस्टम्स, कमांड और कंट्रोल सिस्टम्स और सबमरीन्स भी बनाती है DRDO के साथ। टूब्रो खुद एक वर्कहॉलिक इंसान थे और दूसरों से भी सिमिलर डेडिकेशन एक्सपेक्ट करते। उनके लिए कस्टमर सेटिस्फैक्शन टॉप प्रायोरिटी थी। अपना पूरा एफर्ट डालते थे उसमें और परफेक्शन पाने के लिए काम करते थे। L&T के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रहे 1981 तक, जब उन्होंने फाइनली रिटायरमेंट ली। इंडिया में 5 दशक बिताने के बाद वो डेनमार्क वापस लौट गए और वहीं रहे एंड तक। दूसरी तरफ लार्सन चेयरमैन एमेरिटस रहे कंपनी के 2003 तक, जब उनकी डेथ हुई मुंबई में। आज L&T एक बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है। ट्रांसपोर्टेशन, पावर, वाटर और अर्बन डेवलपमेंट में एक्सपर्टीज के साथ आइकॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे दिल्ली मेट्रो, हैदराबाद और चेन्नई मेट्रो, RRTS और कई एक्सप्रेसवेज और हाईवेज के पार्ट्स बनाए हैं इन्होंने। देश की सबसे वैल्यूएबल और रिस्पेक्टेड कंपनीज में इनका नाम आता है और देश के बाहर 30 कंट्रीज में इनके ऑपरेशंस चल रहे हैं। 2023 में 1.86 लाख करोड़ का रेवेन्यू, 3.3 लाख करोड़ की मार्केट कैप और एक शेयर का प्राइस है 2300 रुपए। इनकी 93 सब्सिडरीज, 5 एसोसिएट कंपनीज, 27 जॉइंट वेंचर्स और 35 जॉइंटली हेल्ड ऑपरेशंस भी हैं। किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने में कई सारे स्टेप्स लगते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट या कोई प्राइवेट एंटिटी कहीं कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले उसकी कंसेप्शन करती है। प्रॉपर सर्वेज और रिसर्च करके ये देखा जाता है कि इस प्रोजेक्ट की कितनी जरूरत है लोगों को या कितना फायदा मिलेगा इससे। जैसे अगर कोई हाईवे बनाया जाना है तो गवर्नमेंट किसी कंपनी को हायर करेगी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए, वो भी पूरी डिजाइनिंग के साथ। ज्यादातर केसेस में स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के साथ रूट, इंटरसेक्शंस और आसपास के लोगों और एनवायरनमेंट पर होने वाले इफेक्ट को भी स्टडी किया जाएगा इस रिपोर्ट में। रिपोर्ट पूरी होने के बाद उसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज में भेज दिया जाएगा अप्रूवल के लिए, जैसे एनवायरमेंटल, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, सिटी, स्टेट और नेशनल एजेंसीज। सारे अप्रूवल मिलने के बाद गवर्नमेंट लैंड एक्वायर करने का सोच सकती है। एक्विजिशन के दौरान ही गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए भी टेंडर निकालेगी, जिसमें कई कॉन्ट्रैक्टर्स बिड कर सकते हैं। वो कॉन्ट्रैक्टर्स अपनी अपनी रिपोर्ट्स बनाकर डिसाइड करेंगे कितना मटेरियल, लेबर, मशीन्स और टाइम लगेगा प्रोजेक्ट में, फिर उस हिसाब से प्राइस कोट करेंगे। गवर्नमेंट को जिसका प्रपोजल पसंद आया उसे कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा। इसमें टाइम और कॉस्ट सबसे ज्यादा मैटर करती है डिसीजन मेकिंग में। जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसे हाईवेज या मेट्रोज, उनको हिस्सों में बांट कर टेंडर दिया जाता है। जैसे 20 किलोमीटर लंबे रूट में 5 किलोमीटर के 4 सेक्शंस को अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया जाएगा, मोस्टली ताकि टाइम कम लगे वहाँ पर। टेंडर फाइनल और लैंड एक्विजिशन पूरी होने के बाद काम स्टार्ट हो सकता है। कंस्ट्रक्शन शुरू होने से पहले कॉन्ट्रैक्टर्स लेबर, मटेरियल्स और इक्विपमेंट्स को रेंट या एक्वायर करेंगे किसी दूसरी कंपनी से, या फिर इंपोर्ट करवाना पड़ सकता है स्पेशलाइज्ड मशीन्स को। जैसे मेट्रो के लिए टनल बोरिंग मशीन्स को किया जाता है। कंस्ट्रक्शन साइट को पहले सील कर दिया जाता है पब्लिक के लिए। अगर प्रोजेक्ट किसी रोड या रेल लाइन से होकर गुजरता है तो ट्रैफिक डाइवर्ट कर देते हैं उस एरिया के अराउंड नई रोड्स बनाकर या ट्रैफिक स्टॉप करके रेगुलर इंटरवल्स में। इसके अलावा सारी यूटिलिटीज को शिफ्ट किया जाता है, जैसे वाटर लाइन्स, इलेक्ट्रिक पोल, सीवर और गैस लाइन्स। फिर फाउंडेशन बनाई जाती है स्ट्रक्चर की, जिसमें काफी अर्थवर्क का काम देखने को मिलता है। उसके बाद स्ट्रक्चर का स्केलेटन बनाया जाता है। ब्रिजेस और बिल्डिंग्स के लिए कंक्रीट पिलर्स और स्टील फ्रेम का इस्तेमाल होता है। पूरे प्रोसेस के दौरान कंपनीज BIM बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग का इस्तेमाल करती है, जो 3D मॉडल और प्लान होता है पूरे स्ट्रक्चर का। स्केलेटन पूरा होने के बाद यूटिलिटीज डाली जाती हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल लाइन्स, ड्रेनेज, वाटर पाइप्स वगैरह। सारी यूटिलिटीज को कवर कर दिया जाता है इंसुलेशन और वाटर प्रूफिंग के साथ। यूजुअली बड़े स्ट्रक्चर्स जैसे ब्रिजेस और टनल्स को 100 साल की लाइफ के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, जिसमें फ्लड, स्टॉर्म और दूसरे डिजास्टर को भी ध्यान में रखते हैं। और फाइनली फिनिशिंग वर्क होता है, जैसे मेट्रोज के लिए ट्रैक्स, ओवरहेड ट्रैक्शन, स्टेशन टाइलिंग, ग्लासेस, कारपेंट्री वगैरह। फाइनल इंस्पेक्शन और टेस्टिंग के बाद इसे गवर्नमेंट को सौंप दिया जाता है। ज्यादातर केसेस में प्रोजेक्ट्स को पब्लिक के लिए खोल दिया जाता है उसके बाद, और ऑपरेशंस और मेंटेनेंस का काम गवर्नमेंट या तो खुद करती है या फिर किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देती है मेंटेनेंस का। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में कंस्ट्रक्शन कंपनी खुद उसे ऑपरेट और मेंटेन भी कर सकती है। डिपेंड करता है कि उन्हें फंड कहां से मिलेंगे, या तो फेयर या टोल कलेक्शन के साथ, या फिर गवर्नमेंट उन्हें एनुअली पे करती है। ये होता है बेसिक कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। इसमें हर स्टेप में डिले होने के आसार होते हैं कई रीजंस की वजह से। कुछ रीजंस तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होते हैं, जैसे कोविड-19 या सप्लाई शॉर्टेजेस। सालों या फिर दशकों भी लग जाते हैं किसी प्रोजेक्ट को स्टार्टिंग से फिनिश तक। इसीलिए किसी भी प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट सेम नहीं रहती पहले से, हर बार कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन अगर प्रोजेक्ट को अच्छे से प्लान किया जाए तो उसके बेनिफिट ज्यादातर वर्थ इट होते हैं कॉस्ट के।
हाय गाइस, एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। मुझे काफी रिक्वेस्ट आ रही थी मेट्रो मैप्स बनाने के लिए, इसलिए मैंने पूरे मुंबई ट्रांजिट सिस्टम के ऊपर 2 मैप्स बनाए हैं, एक ज्योग्राफिकल और एक सिंप्लीफाइड। इसके डिजिटल और प्रिंटेड पोस्टर्स आप डायरेक्टली खरीद सकते हैं नीचे दिए गए लिंक से। इससे आप चैनल को डायरेक्टली भी सपोर्ट कर पाएंगे। प्राइसेस रीजनेबल रखे हैं और मैप्स हाई क्वालिटी में दिए जाएंगे आपको। आपके कोई इश्यूज या क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे डायरेक्टली ईमेल भी कर सकते हैं इस आईडी पर। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।